डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे पता है कि आप यदि 5वें सेमेस्टर के मेरे स्टूडेंट हैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे पास्ट 3 ईयर पेपर एनालिसिस की। वेरी पॉपुलर आप लोगों ने बनाया है और इसीलिए इस साल भी मैं कोशिश कर रहा हूं 3 साल के जो पेपर हैं सेमेस्टर एग्जाम के 2020, 19 और 18 उसको एनालाइज करें, एक्सप्लेन करें और कुछ गेस करने की कोशिश करें। गेस मैं हमेशा कहता हूं एक इंटेलिजेंट गेस है, उस पर बहुत ज्यादा बैंक करने की जरूरत नहीं है। आप भी कर सकते हैं, मैं आपके लिए करने की कोशिश करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर कोर पॉलिटिकल साइंस की इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1। आप पूछ सकते हैं कि सर पहले आपने सीपीपी क्यों नहीं किया, क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो वो बहुत जल्द करेंगे। ये आज इसलिए कर रहे हैं कि आज ही मैंने इसका एग्जाम गाइड पब्लिश किया है, तो ठीक है, मतलब एक ओकेजन है, इसलिए आपको बताना भी था कि आज एग्जाम गाइड मैंने जस्ट अभी न्यू एडिशन पब्लिश किया है कुछ मिनट पहले, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। So let us begin 3-year paper analysis 2020, 2019, 2018 Indian political thought 1 for semester 5। सबसे पहले सिलेबस देखें। मैं इस बात को बहुत रिपीट करता हूं कि सिलेबस को बार बार देखें। क्यों देखें? क्योंकि जो सेटर होते हैं वो पहले सिलेबस पढ़ते हैं, तो आप उनके नजर से सब कुछ समझने की कोशिश कीजिए। और सिलेबस में जो की फ्रेज होते हैं ना, उसको जस्ट इज आर लगा के क्वेश्चन बनाया जाता है आसानी से। जैसे देखिए क्या है, फर्स्ट जो थीम है, इसमें टोटल 8 थीम है, आप देख सकते हैं। पहला थीम जो है वो प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट ट्रेडिशंस जो हैं हमारे। एक तो हिंदू पॉलिटिकल थॉट जिसको बोलते हैं, उसमें दो अलग अलग ट्रेडिशन है, एक ब्राह्मणिक है और एक श्रामणिक है। ब्राह्मणिक मतलब जिसको आप कह सकते हैं जो वेद से निकली हुई जो विचारधारा थी, जिसको आर्यन हिंदुइज्म कहते हैं, मेन हिंदुइज्म कहते हैं, वैदांतिक हिंदुइज्म कहते हैं, उसकी अपनी क्या पॉलिटिकल थॉट थी। और उसी की धारा से निकल करके बहुत सारे और, जिसमें कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, योगा, सिद्धि एंड मेनी अदर विचारधारा आते हैं, नाथपंथी एंड ऑल, वो सबको श्रमणिक एक कैटेगरी में श्रमणिक आप कह सकते हैं। तो ब्राह्मणिक और श्रमणिक दो अलग अलग स्ट्रीम में बहते हैं। इसको आप एक तरह से आप हिंदू पॉलिटिकल थॉट कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही इस्लाम भी आ जाता है इंडिया में, और वो एक अलग धारा में बहता है, और दोनों मिल करके फिर जो है हिंदू और इस्लामिक, इंडो इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट बनते हैं, जो सिंक्रेटिक होता है, जिसमें कि श्रमणिक भी है, ब्राह्मणिक भी है, इस्लामिक भी है। कबीर उसके जो है सबसे अच्छे उदाहरण है, और राजा में देखें तो अकबर उसके जो है बहुत बड़े उदाहरण है। सिंक्रेटिक मतलब या सिंथेटिक कह लीजिए, या जिसको कह सकते हैं समन्वयवादी, सबका मिला जुला जो रूप होता है, सिंथेसिस जो होती है, वो उस तरह की पॉलिटिकल थॉट। तो एक तो आपको ये पढ़नी है। देन देखिए, जो शांति पर्व है, जो महाभारत का है, लिखा गया है वेद व्यास द्वारा, उसमें आपको राज धर्म पढ़ना है। राजधर्म का आगे अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो अभी डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बताएंगे। मनु जो है, मनु स्मृति, मनु ने लिखा है, एक मिथिकल फिगर कह लीजिए मनु, लेकिन एक ऑथर भी कह सकते हैं। कोई नहीं जानता कि वो सच में थे या उनका ऐसे नाम है। उनकी जो मनु स्मृति है, उसमें क्या सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब कैसे वर्ण विभाजन हुआ है, उस वर्ण के लोगों की क्या ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, समाज में क्या सोशल स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, और उसी से जुड़ा हुआ जो सोसाइटी और स्टेट और फिर राजा और उसका धर्म एंड ऑल दैट। तो ये जो है मनु की एक पूरी सोशल व्यवस्था क्या है। कौटिल्य जो है, उसमें आपको थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको सिंपली पूछा सकता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस तरह से थ्योरी ऑफ स्टेट बताया गया है, बस। अब थ्योरी ऑफ स्टेट देखेंगे तो इसमें जो इनका सप्तांगा और मंडला, दोनों एक तरह से थ्योरी ऑफ स्टेट है। सप्तांगा तो बिल्कुल ही थ्योरी ऑफ स्टेट है डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में, और मंडल जो है इंटर स्टेट थ्योरी है, मतलब यदि आप उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कह सकें तो, लेकिन वो भी स्टेट के नजरिए से ही है। अगन सुत्ता जो है, वो दीघा निकाय से ली गई है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और उसमें आपको थ्योरी ऑफ किंगशिप पढ़ना है। किंगशिप मतलब स्टेट भी आ गया, यानी कि बुद्धिज्म में स्टेट को कैसे देखा जाता है, या उससे जुड़ा हुआ किंगशिप कह लीजिए। किंगशिप और स्टेट को आप सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं। और ये कैसे अलग है ब्राह्मणिक पॉलिटिकल थॉट में, वहां पे स्टेट की परिकल्पना या किंग की परिकल्पना बहुत अलग है जो बुद्धिज्म से ही, आपको दोनों में फर्क करना है।
अब दो जो मेडिवल में जो मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर आते हैं वो दिए गए हैं, जियाउद्दीन बरनी जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में थे, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, फिरोज शाह तुगलक और अबुल फजल जो कि अकबर के कंटेम्प्रेरी उनके साथी थे। अब बरनी चूंकि एक अलग काल में आते हैं, वो जो देखते हैं आइडियल पॉलिटी, वो एक थियोलॉजिकल है, मुस्लिम या इस्लामिक स्टेट कहिए, जहां जो सुल्तान होता है वो धर्म की रक्षा करना उसका धर्म है और सरिया के अनुसार चलाना है, तो उसकी जो आइडियल पॉलिटी जो है वो उसी पर आधारित है। तो उसकी आइडियल पॉलिटी क्या है जो कि उसके 24 हिदायत या नसीहत या एडवाइजेज में निहित है, वो आपको पढ़नी है। और वो कैसे अलग हो जाती है कुछ 100 साल बाद अबुल फजल जो कि मुगल के एक चरम, जहां पे कि आप कह सकते हैं फ्लरिस्ट काल जो अकबर का था, उसमें वो आते हैं। वहां शांति का है, प्रोग्रेस का है, प्रॉस्पेरिटी का है, इंडिया मतलब एक तरह से सोने की चिड़िया जैसी है। तो वहां पे कितना वो लिबरल हो जाते हैं, कितना लिबरल फेस इस्लाम का दिखता है, और उनकी जो मोनार्की की कल्पना है वो कितनी अलग हो जाती है बरनी से। वो कितने सेकुलर हो जाते हैं, लिबरल हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू वेरी कंजर्वेटिव एंड थियोलॉजिकल बरनी। इन दोनों में फर्क भी करना है और समझना भी है कि अबुल फजल ने कैसे मोनार्की की कल्पना की, किंगशिप की, सॉवरेंटी की, ये सब पढ़नी है। और फाइनली जो है कबीर में फिर सिंक्रेटिज्म आ जाता है। ये जो फर्स्ट से शुरू किया, कैसे कबीर जो हैं ये श्रमणिक, ब्राह्मणिक और इस्लामिक तीनों का मिक्सचर होते हैं। इसके अलावा सिंक्रेटिज्म के अलावा कबीर में आपको एक रैडिकल सोशल रिफॉर्मर दिखता है, जो हर चीज को रिडिकुल करता है, डिराइड करता है, उसका उपहास उड़ाता है, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, चाहे वो रिचुअलिज्म हो, हिंदूज में भी और इस्लाम में भी, मुस्लिम में भी। लेकिन फिर भी दोनों उसकी लीगेसी को चाहते हैं। तो ये कबीर हैं, इनके बारे में आपको बेसिकली पढ़नी है कि सिंक्रेटिज्म वो कैसे लाते हैं। अब आइए कि कैसे जो है सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी IPT1 के लिए करनी चाहिए। इस साल शायद होप करें कि ये लास्ट जो है ओपन बुक एग्जाम होगा। ओपन बुक एग्जाम में आप एग्जाम गाइड, नोट, ये सब एग्जाम के टाइम में रेफर कर सकते हैं। वैसे देखने का बहुत ज्यादा समय तो होता नहीं है। तो मेरे अनुसार से जो बेस्ट आप रिसोर्स अपने कंप्यूटर के बगल में रख सकते हैं या अपने सिरहाने रख सकते हैं एग्जाम के दिन, वो है पॉल साइंस हेल्प एग्जाम गाइड, जो आज ही मैंने निकाली है। आपका जो नोट है वो उससे भी बड़ी पूंजी है, उसको तो मेरे गाइड के भी ऊपर रखिए, अपना नोट से ऊपर कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो सेकंड बेस्ट जो रिसोर्स है वो पॉल साइंस हेल्प एग्जाम गाइड है। तो आप मेरी जो सलाह होगी कि आप पॉल साइंस हेल्प की जो वीडियोस है, हर टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, मैंने उसका PDF भी वेबसाइट पे डाल दिया है, वो फ्री है। उसको आप 5-6 बार उसको सुनिए, जो मैं बोलता हूं आंख बंद करके उसको तेजी से सुनिए। यदि आप 1.5 पे सुनेंगे या 1.75 पे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप कुछ घंटों में सब सुन सकते हैं। 5-6 बार सुनिए, और फिर जो एग्जाम गाइड जैसे आज जो मैंने रिलीज किया उसको 5-6 बार पढ़िए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लास्ट टाइम आप आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। और गेस कीजिए इंटेलिजेंटली जैसे मैंने करने की कोशिश की है, और एक अच्छे से तैयारी करके जाइए। इसकी जो तैयारी है वो फोकस्ड इंटेंसिव तैयारी होती है, एकदम अलग है जो आप PG एंट्रेंस टेस्ट के लिए करेंगे। वो डिफ्यूज्ड एक्सटेंसिव स्टडी होगा, ये फोकस्ड इंटेंसिव स्टडी है। दोनों में बहुत बहुत फर्क है। उस तरह से स्टडी कीजिए, बहुत डीपली चीजों को समझिए, और बहुत थोड़ी सी चीजों को समझने की जरूरत है। और जैसा मैंने आपको कहा कि अभी जस्ट मैंने एग्जाम गाइड रिलीज किया है, वो आपको इस साइट पे है, यहाँ जाकर के नॉमिनल कॉस्ट पे आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन पे करते हैं, PDF फॉर्मेट में है, आप उसको रीड कर सकते हैं। एंड मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उसको शेयर ना करें। वैसे वो क्रिमिनल एक्ट है, वो अलग है, लेकिन आप यदि मेरे स्टूडेंट हैं तो आई होप कि आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आइए हम यहाँ पे जो है गलत है क्योंकि पिछली बार की कॉपी पेस्ट होगी। तो चैप्टर वाइज जो है या थीम वाइज पास्ट 3 ईयर पेपर एनालिसिस का दौर शुरू करते हैं। फर्स्ट थीम पे आते हैं जो है ट्रेडिशन ऑफ प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ब्राह्मणिक, श्रमणिक, इस्लामिक एंड सिंक्रेटिक। 2020 में क्वेश्चन है जो OBE था, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मणिक एंड श्रामणिक ट्रेडिशन टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये एकदम रन ऑफ द मिल जिसको बोलते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि ब्राह्मणिक और श्रामणिक के बीच में आपको कंपेयर करना है, मतलब डिफरेंस क्या है उसके। और एक और पूछ भी जोड़ा हुआ है, इज इट फेयर टू से दैट श्रामणिक ट्रेडिशन इमर्ज अगेंस्ट द ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो जितने भी श्रामणिक ट्रेडिशन थे वो एक रिएक्शन था ब्राह्मणिज्म से निकलने का, क्योंकि वो इतना
ऑप्रेसिव हो गया था वो कास्ट सिस्टम, उसकी जो हिरार्की, बर्थ बेस्ड राइट्स एंड ड्यूटीज, और उसमें जो छोटी जाति या जो कह लीजिए आउटकास्ट हैं उन पर जो उनको जो जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था या उनको मार्जिनलाइज किया जाता था, उसके अगेंस्ट में एक श्रमणिक मूवमेंट था। इसलिए श्रमणिक एक रिएक्शनरी आप धारा कह सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, इलाबोरेट द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ ब्राह्मणिक ट्रेडिशन इन रिलेशन टू द इमर्जेंस ऑफ श्रमिक ट्रेडिशन। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही है, एक ही इसका आंसर होगा। एक्चुअली यही कह रहा है कि कैसे ब्राह्मणिक जो पॉलिटिकल थॉट है वो क्या है, उसके रिएक्शन में जो श्रमणिक आए उनका पॉलिटिकल थॉट क्या है, कैसे वो ब्राह्मणिक से अलग है। और यही मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड में बार बार इसको डिस्कस किया है। 2018 में क्वेश्चन है, कंपेयर द ब्राह्मणिक एंड श्रमणिक ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। फिर वही घूम फिर करके ये तीनों क्वेश्चन एक तरह से एक ही हैं। तो इस बार यदि गेस करने कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि श्रमणिक क्रिटिक ऑफ ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। बस वर्ड का प्ले है, इसका मायने कुछ नहीं होता। इसका मायने ये होता है कि आप ब्राह्मणिक और श्रमणिक को कंपेयर करें और ये एक तरह से इस्टेब्लिश करें या फिर से कहें कि श्रमणिक जो है वो ब्राह्मणिक ट्रेडिशन के एक तरह से रिबेलियन में निकला था, मतलब उसके अगेंस्ट में वो निकला था, इसलिए वो उसकी बुराई करेगा ही, उसकी क्रिटिक होगा। तो वो क्या क्रिटिक करता है, ये मैंने इस क्वेश्चन को पूरा डील किया है एग्जामिनेशन गाइड में, पूरा एकदम एक सेपरेट क्वेश्चन में, उसको देख लीजिए। इसके अलावा कोई ऑफ बीट क्वेश्चन मैंने एक जगह देखा, मुझे लगा कि शायद ये भी पूछा जा सकता है कि फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये आपको लगेगा कि अरे ये तो क्या है, ये तो सर ने भी कवर नहीं किया है, लेकिन मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड में खैर काफी इस पे हिंट दिया है। ये बेसिकली क्या है कि एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट यदि आप देखेंगे तो ब्राह्मणिक के जो फीचर्स हैं वो इसके फीचर हैं, श्रमणिक के जो फीचर हैं वो इसके फीचर हैं, इस्लामिक के जो फीचर हैं वो इसके फीचर है, और सबसे बड़ा फीचर है कि सबका सिंथेसिस है, सिंक्रेटिक है, तो वो उसका और फीचर है। इसके अलावा कई फीचर्स जो है आप ब्राह्मणिक श्रमणिक को यदि गौर से पढ़ेंगे तो उससे निकाल सकते हैं। आप एग्जामिनेशन गाइड में मैंने इसे बताया, मैंने हिंट भी दिया है, तो वो एक ऑफ बीट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए हम लोग चलते हैं वेद व्यास राजधर्म पे। राजधर्म वाजपेयी जी ने जब इसको उठाया था उसके बाद से ये काफी मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में आ गया। अभी भी राजधर्म की बात होती है। राजधर्म का जो मायने है वो सिंपल है कि राजा का धर्म। और राजा का धर्म ऐसे तो लगता है कि एक बहुत स्पेसिफिक बात है कि एक किंग का क्या ड्यूटी होना चाहिए, उसकी ऑब्लिगेशन क्या होनी चाहिए, उसको कैसे परफॉर्म करना चाहिए अपने प्रजा के लिए, लेकिन इसमें सब कुछ आ जाता है। महाभारत में जो राजधर्म का जो कॉन्सेप्ट है, और या कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल थॉट में देखेंगे, यदि आप किंगशिप की बात करेंगे तो स्टेट आ जाएगा, और स्टेट आएगी तो पूरा पॉलिटिक्स आ जाएगा। तो इसमें राजधर्म में पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो निहित है इसमें। एक किंगशिप का भी, थ्योरी ऑफ स्टेट भी है कि क्या ओरिजिन है, जैसे ये एक डिवाइन ओरिजिन जैसा एक बात करता है, थोड़ा सा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करता है हल्का सा, लेकिन ये बेसिकली डिवाइन ही है। तो उसमें हर जो पॉलिटिक्स के जितने भी तत्व हैं, गवर्नेंस, आर्ट, आर्ट ऑफ गवर्नेंस, आर्ट एंड साइंस ऑफ गवर्नेंस कह लीजिए, दंड नीति जिसको कहते हैं, या स्टेट क्राफ्ट, ये सारी कुछ जो है वो राजधर्म में निहित है। तो इसी बात को बार बार पूछा जा रहा है कि ये जो आइडिया ऑफ राजधर्म जो मेंशन्ड है उसको एक्सप्लेन करें। तो जब आप आंसर देखेंगे जो मैंने एग्जामिनेशन गाइड में देखे, तो उसका निचोड़ यही है कि इसमें सभी तरह के जो पॉलिटिकल थॉट स्टेट और गवर्नेंस और स्टेट क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं वो सारी, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, किंगशिप, आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी एंड ऑल, ये निहित है राजधर्म में। वैसे उसका जो बहुत नैरो मीनिंग ये है कि एक राजा का क्या ड्यूटी होनी चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए, एक राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे एक उसका धर्म है कि उसको प्रजा प्रजा में भेद नहीं करना है, किसी भी आधार पे, धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, किसी आधार पे नहीं करना है। तो ये है, इसी तरह के कई है। जैसे एक और उसका धर्म है कि अपने सुख, अपने हैप्पीनेस से ऊपर प्रजा के सुख और हैप्पीनेस का ध्यान रखना है, अपने को उत्सर्ग करके भी, अपने को अपनी जान दे करके भी प्रजा की रक्षा करनी है। तो इस टाइप के जो उसके कई सारे उसके ड्यूटीज जो हैं उसके धर्म से जुड़े हुए हैं, बट ये नैरो व्यू है, उसमें बहुत कुछ और आ जाता है। 2019 में क्रिटिकली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एज पोर्ट्रेड इन शांति पर्व। जैसा मैंने आपको बोला, ये अब एक स्पेसिफिक हो गया कि कैसे राजधर्म में पॉलिटिकल ऑब्लिग, क्यों राजा की हम आज्ञा का पालन करें, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यही है, क्यों उसके हम शासन को माने, क्यों उसके हम लॉ को माने। तो एक लाइन में है, क्योंकि राजा अपना धर्म निभा रहा है।
यदि राजा अपना धर्म निभा रहा है तो प्रजा का धर्म है उसका पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। एक लाइन में, अब इसी को जैसे भी एक्सप्लेन करें। 2018 में क्वेश्चन है, डिस्कस द आइडिया ऑफ राजधर्मा एज पोर्ट्रेट। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल बराबर है, एक है। तो इस साल मुझे लगता है, जैसे चलिए मैं गेस करता हूं कि क्रिटिकली डिस्क्राइब द नोशन ऑफ राजधर्मा इन शांति पर्वा विथ स्पेशल रेफरेंस टू ड्यूटीज ऑफ द किंग। ये क्वेश्चन बिल्कुल यही है, केवल वर्ड का प्ले है कि राजधर्मा का नोशन क्या है। आप यही कहेंगे कि इसमें सब कुछ आता है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी, ड्यूटी ऑफ किंग भी, किंगशिप भी, सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट भी, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट भी, सब कुछ। तो उसमें जो है ड्यूटी ऑफ किंग खुद आ ही जाएगा। तो ये, लेकिन उसको थोड़ा चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो ज्यादा ज्यादा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मनुस्मृति, और इसमें आपको स्पेसिफिक जो वर्ड है, फ्रेज है, वो है सोशल लॉ। इसी पे आपको गौर करना है, उसी से देखिए सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें देखिए 2020 में एग्जामिन द सोशल लॉ ऑफ मनु एज एक्सप्लेन इन मनुस्मृति, 2019 में क्रिटिकली एग्जामिन द सोशल लॉ एज प्रिस्क्राइब मनु। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। और थर्ड क्वेश्चन भी एक तरह सेम है, डिस्कस मनुज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल ऑर्डर। ये तो सोशल स्ट्रक्चर है, कैसे मनु ने समझा, वो भी सोशल लॉ का ही पार्ट है। तो बेसिकली मनु सोशल लॉ से ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उनका सोशल लॉ का बेसिस क्या था, वर्ण आश्रम धर्म। तो वो आपको सभी तीनों क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा जो उनका आश्रम धर्म जो था, कि कैसे विद्यार्थी एंड गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये होता है। उसके अलावा जो रूल उन्होंने लाइफ का जो गोल जो है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, वो है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उनके सोशल लॉ का पार्ट बनती हैं। उसमें जो है शूद्र और वुमेन, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी आपको डिस्कशन करनी है क्रिटिकल वे में, कि कैसे जो है इन दो तबकों के साथ में शायद उन्होंने जो है वो न्याय नहीं किया। और ये भी कि ये कैसे जो है बाद में रिजिड हो गया, ये जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन 4 वर्ण का था वो जाति में कैसे बदल गया एंड ऑल। तो ये इससे क्रिटिकल ही हो जाएगा उसका। इसके अलावा आपको इसमें ये भी बात समझनी है कि मनुस्मृति ने कोई क्रिएट नहीं किया था। कई लोग सोचते हैं कि ये मनुस्मृति ने इस टाइप की वर्ण व्यवस्था क्रिएट किया था, हिरार्किकल नहीं। उन्होंने सिंपली कंपाइल किया था जो उस समय का जो परिचलन था, जो कस्टम थी, जो उस समय भी जो हजारों साल से चले आ रहे थे, उसको एक कोडिफाई किया। यदि कोई लॉ को कोडिफाई करता है तो उसी टाइप से उन्होंने सोशल कोड को कोडिफाई किया था। ये आपको समझना है। तो इस साल भी जो है मुझे लगता है, चूंकि सोशल ऑर्डर बहुत दिनों से नहीं पूछा है, 2 बार सोशल लॉ पूछा है, तो सोशल ऑर्डर एज प्रिस्क्राइब्ड इन मनुस्मृति, तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन मेन डील किया है एग्जाम गाइड में, एक सोशल ऑर्डर या सोशल स्ट्रक्चर पे और एक सोशल लॉ पे। दोनों बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों का जो पिलर है वो है वर्ण आश्रम धर्म। अब जो कौटिल्य का थ्योरी ऑफ स्टेट है, इस पे गौर कीजिए कि थ्योरी ऑफ स्टेट, इन्होंने सप्तंगा और मंडला दिया जो आपको पढ़ना है, दोनों ही एक तरह से थ्योरी ऑफ स्टेट है। सप्तंगा जो है वो बिल्कुल ही थ्योरी ऑफ स्टेट है डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में, और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में मंडल है, कि कैसे एक स्टेट अपने पावर को ऑप्टिमाइज करके, बढ़ा करके विजिगुसु बन सकता है, मतलब विजयी बन सकता है, पूरे आसपास के नेबर्स को जीत सकता है। ये मंडल थ्योरी है। इसी दोनों पे आपको बेस्ड है सारे क्वेश्चन। डिस्कस 2020 में है, डिस्कस कौटिल्याज व्यूज ऑन थ्योरी ऑफ स्टेट। तो एक तो देखिए थ्योरी ऑफ स्टेट यदि आप देखेंगे तो इन्होंने सप्तांग में बहुत डिटेल में बताया है कि 7 लिम्स हैं और क्या क्या उसके फंक्शंस हैं और कैसे उस पावर को ऑप्टिमाइज करना है, उसकी प्रकृति कैसे होती है। लेकिन यदि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा कौटिल्या में मिलता नहीं है। बहुत ही एक स्केची टाइप का एक वर्णन है, एक जासूस के थ्रू जो है कुछ कहा गया है, मत्स्य न्याय को कैसे खत्म करने के लिए स्टेट आता है। तो जब थ्योरी ऑफ स्टेट आए तो थोड़ा सा पहले मत्स्य न्याय और उसको खत्म करने के लिए कैसे स्टेट की उत्पत्ति हुई है वो बताना है, और उसके बाद फिर सप्तंगा पे चले जाना है, और उसको कैसे रिलेवेंट है सप्तंगा, इवन वेस्टफेलियन मॉडर्न स्टेट सिस्टम के जमाने में भी कितना वो रिलेवेंट है, इसको एक्सप्लेन करना है। एक तरह से सप्तंगा का क्वेश्चन हो गया। 2019 में क्वेश्चन है, एग्जामिन कौटिल्याज मंडल थ्योरी। सप्तंग पूछा तो मंडल पूछेंगे नेक्स्ट में, एंड सिग्निफिकेंस उसका करंट मॉडर्न नेशन स्टेट में, अभी के समय में क्या उसका है। तो आप बहुत ज्यादा रिलेवेंट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग तरीके से लिखी गई है, जहां छोटे छोटे राज्य होते थे, सिटी स्टेट जैसे कह लीजिए, लेकिन फिर भी उसमें कई ऐसी बातें हैं जो आज भी जो है टाइमलेस है और रिलेवेंट है, आपको बताना है। और यहाँ पे नोट पूछा था, तब तो नोट पूछेंगे नहीं। तो सप्तंगा मंडला आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्वामी इन कौटिल्याज थ्योरी ऑफ सप्तंगा। तो ये भी सप्तंगा ही थ्योरी है, क्योंकि उसमें जब भी जिक्र आएगा तो स्वामी का आएगा। और आपको पता है मैंने अभी भी बोला कि किंग और स्टेट सिनोनिमस था पहले के जमाने में। अभी भी समझिए कि एक गवर्नेंस और स्टेट, गवर्नमेंट और स्टेट कितना सिनोनिमस हो जाता है।
आप इंडिया में ही देखिए, हम कहते हैं मोदी सरकार, और कई बार जो है इंदिरा इज इंडिया, और कई लोग अभी भी कहते हैं कि मोदी जी देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जो किंग होता है, जो राजा होता है, चाहे किसी फॉर्म में हो, डेमोक्रेटिक में, वो देश को रिप्रेजेंट करता है, वो राष्ट्र को, और जो राज होता है उसको उसमें निहित होती है, उसमें सारी जो सत्ता होती है वो निहित होती, सॉवरेंटी होती है। तो स्वामी जो है वो वही रोल अदा करता है, मतलब उसी में सब कुछ जो है निहित है, स्टेट की सॉवरेंटी, एक तरह का स्टेट उसी का स्टेट है। तो सप्तंगा में जो सिरमौर है, जो चीफ है, वो स्वामी है। किसी भी स्टेट थ्योरी में जो किंग होता है वो चीफ होता है। तो स्वामी का क्या रोल है ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है सप्तंगा और मंडला पे बारी बारी से जो है पूछा जाता है। तो इसमें इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत मतलब ज्यादा चांस है कि सप्तंगा पूछा जाए, क्योंकि नहीं पूछा गया है डायरेक्टली, और उसमें रोल ऑफ स्वामी। तो ये क्वेश्चन जो आप 2018 में देख रहे हैं, शायद 2021 में यहाँ पे रिपीट हो जाए, ऐसा ऐसा लगता है शायद। ये थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है बुद्धिज्म का, जो आग्ना सुत्ता में है, वही आपको देखनी है। और मैंने जैसा आपको बताया कि ये बहुत अलग है, इसकी जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, यहाँ डिविनिटी को बिल्कुल वो खत्म कर देते हैं बुद्धिज्म में। ये एक ह्यूमन स्टेट जो है, अब कोई डिवाइन या नेचुरल क्रिएशन नहीं है, ह्यूमन क्रिएशन है, जैसे मॉडर्न टाइम में सोशल कॉन्ट्रैक्टियन थ्योरी बोलते हैं। और राजा जो है वो, उसको हम जो टैक्स पे करते हैं वो उसके मेहनत का परिणाम है, एक तरह से हम मतलब सॉवरेंटी एज ए सर्विस कह लीजिए, जो अबुल फजल ने भी दिया था, तो उस टाइप की है। ये अलग बात है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नेचर की जो सॉवरेंटी किंगशिप है, वो धीरे धीरे बुद्धिज्म को त्यागना पड़ा, और वो भी ब्राह्मणिकल के जैसा उन्होंने स्पिरिचुअल और टेम्पोरल सॉवरेंटी दोनों ही जो है वो चक्रवर्ती धम्म महामत्ता जिसको बोलते हैं, या चक्रवर्ती सम्राट, उसमें निहित कर दिया। और ऐसा इसलिए उनको करना पड़ा कि आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो बुद्धिज्म जो है वो राजा महाराजाओं का संरक्षण उसको प्राप्त होना बंद हो गया, और हिंदुइज्म की तरफ वो चले गए, क्योंकि हिंदू राजा होना हमेशा ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि आपको डिवाइन राइट मिल जाता है राज करने का, आपको डिवाइन आपको पावर मिलता है। और यहाँ पे तो आप एक मेयर जो है सोशल कॉन्ट्रैक्टियन थ्योरी के तहत आते हो, तो कौन बनना चाहेगा, कौन मजदूर कौन बनना चाहता है, राजा सब बनना चाहते हैं। इसलिए जो है उनको बाद में अपने थ्योरी को थोड़ा ट्यून करना पड़ा, वो भी ब्राह्मणिकल जैसे होते चले गए। तो जो जो टू रियल्म जो है, स्पिरिचुअलिटी और टेम्पोरल सॉवरेंटी का, इसको तोड़ना जो है, मतलब पॉलिटिक्स और रिलीजन को तोड़ना संभव इनके लिए भी नहीं हो पाया, बाद में इनको भी उसको मर्ज करना पड़ा, जो कि बहुत बड़ी चैलेंज रही है हर पॉलिटिकल थॉट में, कि कैसे रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स या स्टेट क्राफ्ट को सेपरेट किया जाए। तो इस पे सारे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। वैसे ये बहुत फेवर में इसलिए नहीं है कि 6 ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और ये 8 हैं तो 2 को तो त्यागना होगा, तो इन्होंने देखिए इस बार नहीं पूछा, शायद इस बार पूछ दें। यदि पूछेंगे तो आपको यही पूछेंगे जैसे कि 2019 में है, कि इलॉबरेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप, स्टेट भी कर सकते हैं, एज डिस्क्राइब बाय बुद्धा, जैसे यहाँ पे स्टेट पूछ दिया, यहाँ किंगशिप, दोनों एक ही बात है। तो आप इसको जो है इस तरह से आप ले सकते हैं कि बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट किंगशिप एंड कंपेयरिंग इट विद ब्राह्मणिक थ्योरी ऑफ स्टेट। तो ये एक मुझे लगता है कि सबसे अच्छी तैयारी होगी यदि आप इस तरह से इसको तैयारी करें, कि पहले बुद्धिस्ट थ्योरी स्टेट किंगशिप का ठीक से पढ़ लें, और उसको कंपेयर कर लें ब्राह्मणिक थ्योरी से। अब आते हैं हम लोग जयाउद्दीन बरनी पे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के जमाने में ये थे। अ, यहाँ पे आप गौर कीजिए, मैं दूसरी बार बोल रहा हूं कि इनकी जो आइडियल पॉलिटी, मतलब एक आदर्श राज कैसा होना चाहिए, एक आइडियल सुल्तान कैसा होना चाहिए। अब ये उस समय की बात है, 14th सेंचुरी की बात है, इस्लाम को आए हुए 100 साल हुआ था, और एक हिंदू लैंड में इस्लाम का परचम फहराना, ये मतलब कि इनके मन में था कि एक धर्म की रक्षा के लिए जो है ये राज है, और राजा को शरिया के अनुसार चलना चाहिए, इनफाइडल जो काफिर हैं उनको सप्रेस करना चाहिए, इस्लाम का राज स्थापित करना चाहिए। तो उस टाइप की बातें यहाँ पे थी, वो एक नेचुरल है, उस समय की बात थी। तो इनकी जो 24 जो एडवाइजेस थी उसमें यही सब बातें थी, कि कैसे जो है किंग इस्लाम की रक्षा करे, कैसे इनफाइडल को दबाए, कैसे हिंदू लोगों को आगे ना बढ़ने दे, इवन जो इग्नोबल्स हैं, लो बोर्न हैं, जो दबे कुचले या जो अप स्टार्टर हैं, उनको ज्यादा तरजीह मत दो, नोबल क्लास को देखो, उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखो, उसको मतलब कि हार्म ना करो उसके इंटरेस्ट को, इवन पुराने नोबल्स को भी साथ लेके चलो तो वायलेंस कम होगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने दिया, लेकिन ये एक तरह से बहुत कंजर्वेटिव थियोलॉजिकल थे, धर्म
पर बेस्ड राज की परिकल्पना करते थे, तो इसलिए इनको बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इन्होंने एक बहुत जबरदस्त काम भी किया था। इन्होंने एक स्टेट लॉ की कल्पना की थी जो सेकुलर होगा, जवाबिट, और इन्होंने कहा था कि वो शरिया से अलग हो सकता है, क्योंकि नॉन मुस्लिम लैंड में केवल शरिया से राज नहीं चल सकता है। इसके अलावा इन्होंने मैकियावेली की तरह यह भी कहा कि राजा कुछ भी करने को स्वतंत्र है अपने राज को बचाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्राडिक्शन इनके थॉट में आ जाते हैं, जो मैंने अपने वीडियो में भी डिस्कस किया है और एग्जाम गाइड में भी। और आपको इसी के इर्द गिर्द जो मैंने अभी बहुत चीज बोला, आपको आंसर बनाना है। अब 2020 में देखें, बर्नी इज थियोक्रेटिक बट फजल इज लिबरल। तो एक तरह से फजल और बर्नी के पॉलिटिकल थॉट की कंपैरिजन है कि ये कितना कंजर्वेटिव और थियोक्रेटिक थे और फजल कितने लिबरल और सेकुलर थे। तो इसको मैंने जो एग्जामिनेशन गाइड में बहुत डिटेल में इस बार डिस्कस किया है नए क्वेश्चन के तौर पे। डिस्कस द नेचर एंड फंक्शन ऑफ किंग एज एम्फेसाइज इन जयालुद्दीन बर्नी। तो जैसे ही आपको किंग या आइडियल स्टेट के बारे में आए, तो उनके जो 24 एडवाइस हैं उसी से इर्द गिर्द आपको अपना ताना बुनना जो है, आंसर का बुनना है, जो जिस तरह से मैंने किया है। तो वो कैसे आइडियल किंग और उसके क्या ड्यूटी फंक्शन होनी चाहिए, सब उनके एडवाइस में निहित है। एग्जामिन बर्नीज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट सुल्तानत। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, उनके 24 एडवाइस से निकल करके आते हैं। इस बार भी मुझे लगता है कि बर्नीज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट सल्तनत सबसे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको मद्देनजर रखते हुए इसको ज्यादा आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अबुल फजल ने मोनार्की, किंगशिप और सोवरेनिटी की एक बहुत ही लिबरल और सेकुलर परिकल्पना की, जो कि अभी भी इंडियन पीपल के मन में बसा हुआ है। अकबर भी इसलिए ग्रेट कहलाए, क्योंकि इन्होंने क्या कहा बेसिकली कि जो मोनार्क है, किंग है, वो गॉड का डिवाइन लाइट पाता है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट करके अपने प्रजा को जो है वो एक दैवी लाइट से जो है उसके लाइफ को अच्छा बनाता है, गुड बनाता है। और वो जो लाइट है वो सब अंधकार को मिटा देता है। जैसे प्लेटो ने कहा था, सन गुडनेस का वो है, मतलब उसके हृदय में केवल रोशनी ही रोशनी है। और ऐसा जो सॉवरेन होगा, जो राजा होगा, किंग होगा, वो किसी धर्म सेक्ट सबसे ऊपर उठ जाता है। वो स्पिरिचुअल गाइड हो जाता है अपने जनता का। उसको इस्लाम, हिंदू, बुद्धि किसी से मतलब नहीं है, और वो सोशल हार्मनी सब में रखना चाहता है। तो उस टाइप के राजा की उन्होंने परिकल्पना की, जिसमें कि स्पिरिचुअल और टेम्पोरल सॉवरेंटी दोनों ही जो है मिक्स हो जाते हैं, निहित हो जाते हैं। वही वही परिकल्पना बुद्धिज्म में भी जो बोधिसत्व की थी। बोधिसत्व जो है मतलब वो जो है स्पिरिचुअल लीडर भी हैं और वो जो है टेम्पोरल लीडर भी है। यही जो परिकल्पना प्लेटो में थी, जो फिलोसफर किंग है, वो स्पिरिचुअल लीडर भी है और टेम्पोरल लीडर भी है। तो उस टाइप की हर आपको पॉलिटिकल थॉट में मिलेगी। तो फजल का मतलब ये आपको समझना है कि उनकी जो एक अलग टाइप से उन्होंने जो है वो मोनार्की की परिकल्पना की थी। एक और उसमें बहुत एक मिक्स है, वो है कि उनका जो आइडिया था मोनार्क का या सॉवरेनिटी का या किंग का या स्टेट का, वो सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल भी था, सेमी डिवाइन भी था। जब वो डिवाइन लाइट की बात करते हैं तो डिविनिटी हो जाती है, और जहां वो कहते हैं कि आपकी जान माल और इज्जत की रक्षा करता है राजा, उसके लिए एवज में टैक्स लेता है, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सेमी कॉन्ट्रैक्चुअल एंड सेमी डिविनिटी दोनों कहीं उन्होंने बहुत डिटेल में कोई डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि फजल कोई ऐसे हार्ड कोर पॉलिटिकल थिंकर नहीं थे वो। तो 2020 क्वेश्चन डिस्कस हो गई। 2019 में अबुल फजल का किंगशिप मैंने बता ही दिया, वही उनकी कोर थॉट है। राइट एन एसे ऑन अबुल फजल थ्योरी ऑफ किंगशिप, सब एक ही क्वेश्चन है। इस बार भी जो है उनकी जो थ्योरी मोनार्की, सॉवरेनिटी, किंगशिप, जिसमें मैंने बहुत कुछ बोल भी दिया, उसी का एक्सप्लेनेशन और गाइड में भी है, वो क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि 6 ही पूछा जाए। लास्ट में जो है कबीर से 2 चीजें पूछी जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। एक सिंक्रेटिज्म है कि कैसे उन्होंने ब्राह्मणिक, श्रामणिक, इस्लामिक सबको मिलाकर के एक सिंथेटिक वर्ड शायद सही नहीं है, सिंथेसाइज्ड कह लीजिए, ये सही है, या सिंक्रेटिक सबसे जो है वो सही है। सिंक्रेटिक जो है उन्होंने एक ट्रेडिशन दिया, ना केवल पॉलिटिकल डोमेन में बल्कि सोशल डोमेन में भी, दोनों में। तो इसी पे क्वेश्चन होते हैं। जैसे इस बार देखिए 2020 पूछा गया, इन व्हाट वेज डू यू थिंक कबीर्स फिलोसॉफिकल टीनेट्स रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ सिंक्रेटिज्म। मतलब यही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, कैसे उनके सोशियो पॉलिटिकल थॉट में सिंक्रेटिज्म झलकता है। इलस्ट्रेट द 2019 पढ़ रहे हैं, इलस्ट्रेट द सिंक्रेटिक ट्रेडिशन
of Indian political thought. In what ways do you believe Kabir contributed towards strengthening these traditions? फिर वही चीज है, syncretic political syncretism होता क्या है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कैसे syncretism है और कैसे कबीर उसको रिप्रेजेंट करते हैं. डिफाइन syncretism, वही इन व्हाट वे कबीर कंट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेंथनिंग syncretic. तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें उनके जो सोशल रिफॉर्मर का जो आइडिया है इनइक्वलिटी का वुमेन पे, वो सब भी पूछा गया. तो मुझे लगता है कि शायद इस बार पूछा जाए कि कबीर एज ए सोशल रिफॉर्मर, वो एक रेडिकल सोशल रिफॉर्मर थे और उनके व्यू क्या है सोशल इनइक्वलिटी पे. वुमेन पे भी पढ़ लीजिएगा, मेरे वीडियो में बहुत ज्यादा है, एग्जामिनेशन गाइड में भी मैंने इस बार उसको इंक्लूड किया है. वो शायद ऑफ बिट क्वेश्चन पूछे. यदि रन ऑफ द मिल क्वेश्चन पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि कैसे कबीर एक सिंक्रेटिज्म को दर्शाते हैं, जिसको मैंने एग्जामिनेशन गाइड में लिखा है. सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. यदि आपको पसंद आया तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा. नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, ये बात को याद रखिएगा. ये नहीं कि मैंने देख लिया बहुत अच्छा है दूसरे को नहीं बताएंगे. आपके पास नॉलेज रहेगी तो नॉलेज पड़ा पड़ा जो है वो बर्बाद होता है, बांटने से बढ़ता है. तो आप इसको शेयर करें और डाउनलोड. एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, आज ही मैंने जो है आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एक अपडेटेड न्यू एडिशन की गाइड निकाली है, उसको मैंने यहाँ पे डाला है. एज यूजुअल नॉमिनल प्राइस पे आप उसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके. पीडीएफ में है, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो आप इंजॉय कीजिए, पढ़िए, और बहुत जल्द जो है वो हम लोग क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी की भी एक दो दिनों के अंदर ही डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी बिल्कुल पूरे जोर शोर से शुरू कर सके. एंड सबको एक हैप्पी छठ पूजा. बाय.